तो हाँ साथियों, आज के इस फेसबुक लाइव में बात करेंगे, साथ में यूट्यूब में हमारा लाइव चल रहा है, दोनों जगह लाइव चल रहा है। तो हम आज बात करेंगे, पहले भी हम कह चुके थे कल का वीडियो में कि आज हम बात करेंगे हसदेव की, हसदेव जंगल की, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है पर मीडिया में ये जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, उनसे कोसों दूर है। मेनस्ट्रीम मीडिया से ये कोसों दूर है, मेनस्ट्रीम मीडिया में इसको दिखाया नहीं जा रहा। पर अगर आप देखें यूट्यूब में, ब्लॉग में, सोशल मीडिया में बहुत सारे आपको इसका मिलेंगे कि प्रोटेक्ट किस तरह वहाँ लोग जंगल बचाने का आंदोलन कर रहे हैं, जंगल को सुरक्षित करने का आंदोलन कर रहे हैं। हसदेव जंगल बहुत बड़ा जंगल है, कोई छोटा जंगल नहीं है। तो इसीलिए इसके बारे में आज मैं पूरी तैयारी के साथ, तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं आज थोड़ा-सा बिज़ी था, बहुत सारे काम थे मेरे। तो इसमें बात करेंगे, आप लोग एक-एक चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जंगल हमें क्यों बचाना चाहिए, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उसने इतने भयानक तरीके से उसको उजाड़ने का काम कर रहा है, तो इसको कैसे बचाया जा सकता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। रूल्स, रेगुलेशन, कानून, नियम, अधिनियम, विनियम सब चीज़ हमारे पास होने के बावजूद भी हमको किस तरह से लूटने का काम कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। हसदेव अ, हसदेव आनंद फॉरेस्ट इसका पूरा नाम है, हसदेव आनंद फॉरेस्ट इसका पूरा नाम है। यहाँ कोल माइन खुला हुआ था, जो पिछले कुछ सालों के पहले, और यहाँ कोल माइन किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ इस जिले में जबरदस्त टाइप का कोल माइन किया जा रहा है और ये किसी से छुपा नहीं था। पर उस समय उतने अधिक प्रभाव नहीं पड़ रहा था, शायद तो इसलिए लोग आंदोलन कर रहे थे पर उतने ज़्यादा तरीक़ा से या ज़्यादा मात्रा में लोग बाहर निकल रहे थे या इसको हाइलाइट नहीं नहीं किया गया था। तो लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे या क्योंकि ये लगातार चल रहा था, मैं इसको लिखा हूँ। 1 मिनट में इसको बता दे रहा हूँ आप लोग को। ये काफ़ी लंबा समय से कांग्रेस जब से वहाँ शासन कर रही थी तब से हम बात करेंगे तो शायद इस बार पलटी होने का कारण भी शायद ये फॉरेस्ट ही होगा। वहाँ बीजेपी की सत्ता आई है। सत्ता आने का कारण अगर जाएँगे तो मुझे लगता है ये पहाड़ जंगल है। क्योंकि आदिवासी छत्तीसगढ़ में आदिवासी भरे पड़े हैं और जिस जगह में ये हो रहा है, तो वहाँ 7.5% जो है आदिवासी है। 14 विधानसभा सीट पड़ते हैं, 14 विधानसभा सीट में से एसटी है। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री भी एसटी है, आदिवासी समुदाय से आते हैं। तो इस जंगल को बचाने की मुहिम चल रही है। पर खाली इसमें सरकार की दोष नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, खाली इसकी सरकार की दोष नहीं, क्योंकि बिजली का उत्पादन अगर देखते हैं, बिजली की ज़रूरत हर इंसान को है। हर ज़रूरत इंसान की ज़रूरत इतनी ज़्यादा हो गया है कि बिजली की पूर्ति के लिए हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। ये कोयला निकलेगी, इससे बिजली बनेगी। चाहे अडानी बनाए, चाहे कोई कोल कंपनी सीसीएल बनाए। क्योंकि हम ज़्यादा ज़रूरत हमें चाहिए, तो हमको पूरा करने के लिए सरकार पूरी पुरज़ोर मेहनत करती है। इसीलिए ये खाली सरकार की दोष ही नहीं है। सरकार क्या करेगी? उनको आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये ना समझे कि मैं सरकार का फ़ेवर में बोल रहा हूँ, कि मैं दोनों पक्ष को आप ध्यान से देखिए। लोगों को चाहिए बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा, बहुत सारी चीज़ और उनमें बिजली का सबसे महत्वपूर्ण हमारा योगदान रहता है। चकाचौंध लाइट चाहिए हमें। हो सकता है हसदेव के आदिवासियों को वो सब ज़रूरत ना हो, लेकिन भारतवर्ष के लोगों को वो ज़रूरत है। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हसदेव का बलि चढ़ाया जा रहा है। ये कहते हैं यहाँ जो कोयला है इससे 3.7 बिलियंस कोयला है, सोचिए। और 25,000 करोड़ देकर वहाँ अडानी कंपनी अब चाहती है कि मुझे कुछ हिस्सा दीजिए, मैं यहाँ से कोयला निकालूँगा, फ्रेश करूँगा, उसको बनाऊँगा, बिजली उत्पादन करूँगा। ये खाली अडानी की दोष नहीं, क्योंकि सरकार सरकार हमेशा चाहती है कि इन्वेस्टर आए, इन्वेस्ट करे, राज्यों में इन्वेस्ट हो, ये चाहते हैं। तो अब इससे नुकसान क्या होगा? अब ये बहुत बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, इसको बड़ा लंबा वीडियो हम नहीं बनाएँगे। बहुत बड़ा चर्चा का विषय, हमारे लोग ये सब समझते नहीं, जानते नहीं और छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रॉब्लम है, हमारा क्या प्रॉब्लम है? झारखंड से क्या मतलब है? बिहार से क्या मतलब है? उड़ीसा से क्या मतलब है? ये बंगाल से क्या मतलब है? या अन्य भारत के अन्य राज्यों से क्या मतलब? ये मैंने बहुत सारा देखा है। एक राज्य के आंदोलन पे हम शरीक होना नहीं चाहते। ये बड़ा समस्या है भारतवर्ष के नागरिकों का, लोगों का,
कि या एक जगह अगर आंदोलन हो कुछ अगर आप मुझे लगता है अगर वो सही चीज़ है, तो उसमें हमें योगदान देने की ज़रूरत है, सोशल मीडिया में। ऐसे नहीं कि आप किसी की जान को, किसी की जंगल को बर्बाद कर आप कोयला बनाएँ या कोयला निकाल कर, वो भी ओपन कास्ट माइन हो रहा वहाँ। तो इंसान की अगर आवश्यकताओं को पूरा के लिए इंसान को ही खत्म कर दिया जाए, तो क्या फ़ायदा? इंसान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इंसान को ही खत्म कर दिया जाए, ऐसी आवश्यकता को पूरा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हसदेव को छोड़ दिया जाए। हसदेव जैसा है वैसे रहने दें। अगर आप हसदेव को तोड़ेंगे, वहाँ के जीव-जंतु जो है, वो बाहर निकल जाएँगे। हाथी ऐसे भी एलिफेंट कॉरिडोर है वो। एलिफेंट कॉरिडोर है अगर हाथी को किसी प्रकार का डिस्टर्ब हुआ, तो फिर वो पूरा आस-पास के जो भी क्षेत्र पड़ेंगे, उजाड़ देंगे। जैसे शहर में तेंदुए आ रहे हैं और बड़े-बड़े भालू आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं शहर में? क्योंकि आपने उसका घर उजाड़ रहे हो यार। आप उसका घर उजाड़ोगे, तो वो आपके घर घुसेंगे और तो वो दिन बचा नहीं। अगर हम यूँ ही जंगल को दोहन करते रहेंगे, जंगल के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसे भूकंप आएँगे, ऐसे भयानक टाइप से हमें भू-संकलन देखने को मिलेगा, जो कभी ना हुआ। प्रकृति चाहे तो हमें यूँ खत्म कर देगी। और वहाँ साल का वृक्ष है। साल का वृक्ष आदिवासी समुदाय में पवित्र माना जाता है, पूजनीय माना जाता है। और इन्हीं साल के वृक्ष को ले जाने के लिए अंग्रेज भी तड़पते रहे थे। आदिवासियों को गोली से भून दिए गए थे। आज स्वतंत्र भारत में फिर वही होने वाला है। एक तो हम अंग्रेज से परेशान थे। अंग्रेजों के साथ लड़ते-लड़ते हमने इतनी आहुतियाँ दी, इतनी हमें हमारे खून की बलि दी कि उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। किसी के पास कोई हिसाब-किताब नहीं है। अब स्वतंत्र भारत में अब वही होगा, तो फिर क्या फ़ायदा हमारा देश आज़ाद होकर, स्वतंत्र होकर। इतने ज़रूरत थे फर्स्ट फ़ेज़ की, फर्स्ट फ़ेज़ आपने ले लिया, निकाल लिया, खत्म कीजिए। अब सेकंड फ़ेज़ में आप लेंगे तो बहुत सारे जंगल के पहाड़ काटे जाएँगे पहाड़ भी काटे जाएँगे, वहाँ की ज़मीन भी काटे जाएँगे, वहाँ का पेड़ भी काटे जाएँगे, जो बहुत ही खराब अवस्था हो जाएगी आने वाले दिन में हँसदेव की। उसमें नदी है, हसदेव का महानदी के साथ जुड़ा हुआ एक नदी है, उस नदी से लोग का सिंचाई होता है, खेती-बाड़ी होती है। अब उस अगर आप वहाँ कोयला का खदान करेंगे, तो वहाँ कचरा घुसेगा, नदी को प्रभावित करेंगे आप। नदी कहीं ना पानी निकालेगी, तो नदी को भी छोड़ेंगे नहीं। तो नदी को भी हम बर्बाद कर रहे थे। ये जो नेशनल रिसोर्सेज़ है, सभी रिसोर्सेज़ को आप बर्बाद करते रहे। अब बात करते हैं इसको बचाया जा सकता है। क्या वो 5th शेड्यूल एरिया है? हाँ, वो 5th शेड्यूल एरिया है। पेशा क्षेत्र है, ग्राम सभा क्षेत्र है। आज भारतवर्ष में हर जगह ग्राम सभा का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि बिना ग्राम को आगे बढ़ाए कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। सभी जयपाल सिंह मुन्ना कहते थे आदिवासियों को लोकतंत्र का मंत्र ना सिखाएं। बोलने वाले बहुत आए, लोगों को समझाने वाले बहुत आए, पर हम समझते क्यों नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का कहता है कि वहाँ की रूढ़ी प्रथा, कस्टम जो सिस्टम है, वहाँ का जो ट्रेडिशनल सिस्टम, वहाँ एक बड़ा अच्छा चीज़ है, आप लोगों को जानना चाहिए जो भी लोग जंगल के आस-पास रहता है। हमारे लोग एक कानून बनाते हैं जिसको हम कस्टमरी लॉ कहते हैं। हम जंगल में भी कानून बनाते हैं। अब मैं दलमा का आस-पास का करीबी हूँ, दलमा पहाड़ आप लोग सुने ही होंगे, इधर अराबुरु है, उकमबुरु है, तलसाबुरु, बहुत सारे यहाँ जंगल है, मैं जंगलों के बीच में हूँ। तो आप जानते हैं कि हम जब भी शिकार करते हैं, तो एक कोना छोड़ देते हैं। हमको उधर जाना ही नहीं, उस कोना कोई भी शिकारी नहीं जा सकता है। 3-4 भागों को बाँटा जाता है, 4 भागों में से आप 3 ही भाग शिकार कर सकते हैं, 1 भाग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ सेफ ज़ोन है उनके लिए, उन सबों के लिए, जो भी वहाँ जीव-जंतु है, अगर वो अच्छे जीव-जंतु हैं तो वहाँ जाएँगे, अपने आप को सेफ करेंगे और वो कभी भी उस क्षेत्रों का हम लोग शिकार नहीं करते, ये आदिवासी में। उसी तरह हम जंगल के जब भी लकड़ी उतने ही क्षेत्र से लेते हैं, कस्टमरीज़ बाउंड्री कहते हैं, हम उसी के अंदर से ही अपना जो भी लकड़ी होता है, पत्ता होता है, उसी के क्षेत्र हम वैसे क्षेत्र जो हमारा जो कस्टमरी और ट्रेडिशनल क्षेत्र में नहीं आते, बाउंड्रीज़ में नहीं आते, उन पर नहीं जाते हैं। तो जंगल हमें सिखाती है, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है और इसीलिए आज तक हमारी जो जीवन शैली है, बाकी लोगों से बेहतर है। हम अभी तक आप किसी भी जंगल में या किसी भी आदिवासी गाँव में जाइए, आपको कैसे अच्छा लगेगा? क्लीननेस मिलेगा,
साफ-सुथरा, स्वच्छ मिलेगा। बहुत कम आदिवासी लोग बीमार होते हैं। अब इन चीज़ को देखें नहीं, आप सिर्फ़ मेन स्ट्रीम के आड़ में आकर पूरे आदिवासी को उजाड़ रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं वहाँ पर माओवादी थे। आप अगर जंगल उजाड़ेंगे, घर उजाड़ेंगे किसी का, तो लोग कैसे नहीं बनेंगे? आप कभी समाधान करने की कोशिश नहीं। आप एक तरफ देते हैं, 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, पूरी शक्तियाँ ग्राम सभा को आपने दी। पेशा के माध्यम से आपने पूरी ग्राम सभा को अपना अधिकार दिया। फॉरेस्ट राइट एक्ट के माध्यम से आपने पूरी ग्राम सभा को अधिकार दिया। अब उन अधिकार को आप हनन कर रहे हैं। तो फिर फ़ायदा क्या है? जब आपको हमें अधिकार दे के हनन ही करना है, तो अधिकार आप मत दीजिए ना बॉस। क्यों आप दे रहे हैं? स्वतंत्र भारत में क्यों अधिकार दे रहे हैं? जब अधिकार आप दे रहे हैं, तो फिर उसको मान्यता दीजिए। जो मान्यता को तोड़ेगा, उसको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो राज्य हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर गलती करता है, भारत के संविधान के किसी भी अंग को ठेस पहुँचाता है या उसको हनन करने का प्रयास करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई। तो छत्तीसगढ़ की सरकार पर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कोल माइन्स के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अडानी अगर चाहती है तो अडानी ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं पेशा क्षेत्र है, वहाँ के सरपंच को जेल में रख लिया गया। बहुत सारे लोगों को जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनको जेल में घुसाया जा रहा है, जो गलत है। आप आंदोलन को दबाएँगे, वो और आगे बढ़ते रहेगा। इसीलिए आप बात करें, लोगों को समझाएँ, लोगों को इसकी महत्व के बारे में बताएँ कि हम इससे जैसे आप रेवेन्यू ऑलरेडी पहले से फॉरेस्ट रेवेन्यू आप जनरेट कर ही रहे थे। गाँव वाले को क्या मिला? आज तक मैं आपको हिस्ट्री में बता दे रहा हूँ, जहाँ-जहाँ कोल माइन्स बना, यूरेनियम खदान बना, कंपनीज़ बनी, वहाँ-वहाँ से आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो चुका है। टाटा कंपनी की बात करें, बीसीएल, सीसीएल की बात करें, यूसीएल की बात करें, जहाँ-जहाँ कंपनी बैठी, वहाँ-वहाँ आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो चुका है। आपको क्या लगता है? हसदेव जो कोल माइन्स है वहाँ से जो क कोयला मिलेंगी, उनका क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी हमारे लोग दिहाड़ी मज़दूरी करते रहेंगे। ये मैं जानता हूँ, ये मैं अनुभव कर चुका हूँ, पिछले 10-15 सालों से मैं ये अनुभव कर चुका हूँ कि हमारे लोग अंततः दिहाड़ी मज़दूरी पर डिपेंड करते हैं। ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा लगेगा आपको, पर मैं कह रहा हूँ हसदेव को बचाने का एक उपाय है, सरकार से वहाँ के लोगों का डायरेक्ट डील होना चाहिए कि 25% अगर आप जंगल को उजाड़ना चाहते हैं, 25% आपको यहाँ के आदिवासियों को हक देना होगा। 100 में से 25% प्रॉफिट का 100 में से 25% आपको वहाँ के ट्राइबल्स को ले देना होगा। उसके हर घर के अकाउंट्स में जाना होगा। वो ट्राइबल वहाँ काम नहीं करेंगे, मज़दूरी नहीं करेंगे, वो बिज़नेस पार्टनर बनेंगे। गवर्नमेंट के साथ ये एमओयू होना चाहिए और जितने भी पेड़ काटे जाएँगे, उतने पेड़ वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी और कंपनी और गवर्नमेंट एक साथ बैठ कर के एक-एक पेड़ की गिनती करेगी और एक-एक पेड़ को लगाया जाएगा। और वहाँ पर विस्थापन होने के अगर कारण है या विस्थापित होने का कारण है, तो देखिए विस्थापित और विस्थापन 2 अलग चीज़ है। विस्थापित आपके क्षेत्र में कंपनी घुसा, आप विस्थापित हो गए, आपकी ज़मीन गई। लेकिन आपके गाँव के साथ आपको उजाड़ दिया गया, तो ये विस्थापन हो गया। तो इन विषयों पर वहाँ एक कमिटी बनना चाहिए। तो जो लोकल वहाँ के बॉडीज़ है, सरपंच है, प्रधान है, वहाँ के जो भी ट्रेडिशनल लोग हैं, उनके साथ, वहाँ के जो भी एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ और गवर्नमेंट का एक बॉडी रहेगा और वहाँ जो कंपनीज़ कुछ जो भी है, उसका एक मैनेजमेंट टीम रहेगा। और ये हाई कोर्ट के सामने इसकी पूरी जो है मैकेनिज़्म के बारे में बात होगा, कितना उजाड़ेगा, कहाँ से उजाड़ेगा, कैसे उजाड़ेगा, कितने पेड़ काटे जाएँगे, एक-एक का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और 25% लाभ का वहाँ के ट्राइबल लोगों को जाना चाहिए। 25% लाभ। ये हमारा कानूनी अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक हक है, कि हमने जिस धरती को संजोया, बोया, इतना दिन से रखा, उसका अधिकार हमको हमको वहाँ काम नहीं चाहिए, हमको काम मत दीजिए। आप 20% 25% आप शेयर माँगिए, जितने भी लोग हैं हसदेव के, आप लेक रहे हैं, भारत में इतने हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, रुक नहीं रहा। एक ही कारण रुकेगा शेयर। कभी भी कोई कंपनी शेयर नहीं देना चाहता। 25% आप वहाँ के कोल माइन से आप लीजिए और आपका डेवलपमेंट, आपका दूसरे जगह में घर या जो भी उसका पूरा मैकेनिज़्म तैयार कीजिए, अगर नहीं रुकेगा तो। मैं तो कहता हूँ सरकार को बैकफुट में जाना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को लात मारकर बाहर निकाला गया है,
तो बीजेपी की सरकार को भी लात मारने में देरी नहीं लगेगी। 5 साल, और 5 साल में जंगल को हम कुछ होने नहीं देंगे। और मेरे वीडियोज़ जो भी देख रहे हैं उन सभी साथियों से मैं निवेदन करूँगा, आप हसदेव बचाने के लिए आगे आएँ, साथ आएँ, लोगों के साथ को, दिल को, भरोसे को आगे बढ़ाएँ। यही आपसे नम्र निवेदन है, विनती है कि हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ जो है उसको बचाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है और इस जंगल से ही हमारा प्राकृतिक जो है वो संतुलन है। जंगल कटेगा, प्रकृति का नुकसान होगा। इसीलिए प्रकृति के नुकसान को बचाने के लिए हमको जंगल बचाना है। ऐसा एरिया है, शेड्यूल एरिया है, सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी कानून का धज्जिया उड़ाया गया है, मैं बता रहा हूँ, कानून का धज्जिया उड़ाया गया है। बहुत सारे कानूनविद है हमारे भारत देश में, फिर भी सोचिए 7.5% वहाँ का एसटी पॉपुलेशन है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा, जबकि पैसा एरिया है और देश को अगर इस कोयला से 80% का लाभ हो सकता है। अगर हम देश के लिए सोचे तो 80% देश को लाभ हो सकता है और पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ये यहाँ पर ये कोयला माइंस फेज 2 का अगर काम शुरू हो जाता है या कोर्ट के द्वारा उसको रोका नहीं गया, तो बहुत बड़ा पर्यावरण का नुकसान होगा जिसको हम लोग भर नहीं सकते हैं। इतने बड़े पहाड़ का अगर दोहन होगा, खनन होगा, वो भी ओपन कास्ट खनन होगा तो बहुत बड़ा समस्या होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा 760 कुछ हेक्टेयर है। तो उतने बड़े हेक्टेयर में अगर होगा, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। सबसे बड़ा नुकसान पर्यावरण का होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा तो आदिवासियों का होगा, पूरे देश का होगा, पूरी दुनिया का होगा। तो इन सब बातों को मैं आज का लाइव वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, जोहार और आप लोगों का लगातार प्यार यूँ ही बनते रहे। वीडियो को ले लाइक करें, लोगों तक पहुँचाएँ और हसदेव को बचाने की मुहिम में आप लोग साथ दें। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार है, आप लोगों का वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, यही मेरी विनती है, निवेदन है। पूरे कानून है, सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों की एकजुटता की ज़रूरत है। जो